हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक लव पोएम प्रेजेंट इन एब्सेंस को डिस्कस करने वाले हैं, जिसके पोइट जॉन डन हैं। गाइस, लिरिक, सोनेट, एलिजी, ओड, बैलेड, ऑगस्टन वर्स सटायर, ड्रामेटिक मोनोलॉग, एपिक, ट्रू लव पोएम, सिंस देयर्स नो हेल्प पोएम एंड ऑन हिज ब्लाइंडनेस पोएम, ये सारी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं और मैं प्लेलिस्ट भी बना दूंगी। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस पोएम के बैकग्राउंड को जानेंगे। गाइस, ये एक लव पोएम है। पोइट जॉन डन की वाइफ का नाम एन मूर था। जॉन डन अपनी वाइफ से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे, सच्चा वाला प्यार। ये पोएम पोइट ने अपनी वाइफ एन मूर के लिए ही लिखी थी, जब वो बिजनेस मीटिंग की वजह से अपनी वाइफ से दूर जा रहे थे। सबसे पहले हम इस पोएम के टाइटल को समझते हैं, प्रेजेंट इन एब्सेंस। प्रेजेंट का मतलब होता है हाजिर होना, मौजूद होना या उपस्थित होना, और एब्सेंस का मतलब है गैर हाजिर होना या अनुपस्थित होना। तो पोएम का टाइटल का मतलब है कि गैर हाजिर होते हुए भी हाजिर होना, यानी कि एब्सेंस में भी प्रेजेंट होना। पोएट का मतलब है कि भले ही वो अपनी वाइफ से दूर हैं, उनकी वाइफ उनके पास फिजिकली मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी वाइफ उनके दिल और दिमाग में मौजूद है। उनकी वाइफ उनके साथ है, यानी कि सिंपली कहें तो उनकी वाइफ गैर हाजिर होते हुए भी, एब्सेंस होते हुए भी पोइट के पास हाजिर हैं, प्रेजेंट हैं, उनके दिल में और उनके दिमाग में। पोइट को ये दूरी बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रही है, क्योंकि वो अपनी वाइफ से दूर हैं, लेकिन दूर होते हुए भी वो उनके बहुत पास हैं। होपफुली टाइटल समझ आ गया होगा। ये पोएम 24 लाइन्स की है। 6 लाइन का एक स्टैंजा है। टोटल 4 स्टैंजा हैं इस पोएम में, 6-6 लाइन के। तो चलिए पोएम को लाइन बाय लाइन डिस्कस करते हैं। एब्सेंस हियर दाउ माई प्रोटेस्टेशन। एब्सेंस का मतलब है गैर हाजिर, दाउ का मतलब है तुम, प्रोटेस्टेशन का मतलब है विरोध करना। तो पोइट एब्सेंस से कह रहे हैं कि तुम मेरे इस विरोध को सुनो। गाइस, ऐसा माना जाता है कि एब्सेंस के कारण रिश्ते, फीलिंग्स धीरे धीरे ख़त्म होते चले जाते हैं, लेकिन पोइट इस बात से डिसएग्री करते हैं, इनकार करते हैं और इस बात को नहीं मानते हैं। तो पोइट ने यहाँ पर एब्सेंस को एक इंसान की तरह दिखाया है, कि जैसे एब्सेंस एक इंसान हो और पोइट एब्सेंस से बात कर रहे हैं, और पोइट एब्सेंस से कह रहे हैं कि एब्सेंस, मैं तुम्हारे खिलाफ विरोध कर रहा हूँ, तुम मेरे इस विरोध को सुनो। अगेंस्ट दाई स्ट्रेंथ, डिस्टेंस एंड लेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब है शक्ति या पावर, डिस्टेंस का मतलब है दूरी और लेंथ का मतलब है लंबाई। तो पोइट एब्सेंस से कह रहे हैं कि मेरा ये विरोध तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी दूरी और तुम्हारी लंबाई के खिलाफ है। डू वॉट दाउ कैंस्ट फॉर ऑल्टरेशन। दाउ का मतलब है तुम, कैंस्ट का मतलब है कर सकता, ऑल्टरेशन यानी कि बदलना, चेंजेस लाना। तो पोइट एब्सेंस से कह रहे हैं तुम जो कर सकते हो कर लो, दिलों को बदलने के लिए, फीलिंग्स को बदलने के लिए तुम जो कर सकते हो वो तुम कर लो। फॉर हार्ट्स ऑफ ट्रूएस्ट मेटल। ट्रूएस्ट मतलब सच्चा, मेटल का मतलब है जोश या उत्साह। तो पोइट कह रहे हैं क्योंकि जो सच्चे जोश से भरे हुए दिल होते हैं उनका एब्सेंस दोथ जॉइन, उनका प्यार एब्सेंस से और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। एब्सेंस लवर्स को आपस में और ज़्यादा जोड़ देता है। एंड टाइम डॉट सेटल, सेटल यानी कि फिक्स करना, और टाइम उनके प्यार को और भी ज़्यादा फिक्स कर देता है, यानी कि जैसे जैसे लवर्स के एब्सेंस का टाइम पीरियड लंबा होता जाता है, वैसे वैसे उनका प्यार और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाता है, फिक्स होता जाता है। टाइम उनके प्यार को सेटल कर देता है, मतलब जितना ज़्यादा वो दूर रहते हैं उनका प्यार उतना ही बढ़ता जाता है। तो चलिए पूरे स्टैंजा को साथ में समझते हैं। पोइट एब्सेंस को चैलेंज करते हुए कह रहे हैं कि एब्सेंस, मैं तुम्हारे खिलाफ विरोध कर रहा हूँ, तुम मेरे इस विरोध को सुनो। मैं तुम्हारी शक्ति के खिलाफ, तुम्हारी दूरी के खिलाफ और जो लंबाई होगी उसके खिलाफ विरोध कर रहा हूँ। दिलों को बदलने के लिए तुम जो कर सकते हो तुम कर लो, क्योंकि जो सच्चे जोश से भरे दिल होते हैं वो एब्सेंस में और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। उनके दिल एब्सेंस में और भी ज़्यादा जुड़ जाते हैं और उनका प्यार और भी ज़्यादा मजबूत हो जाता है, और टाइम उनके प्यार को और भी ज़्यादा फिक्स कर देता है, सेटल कर देता है। जितने ज़्यादा लंबे टाइम के लिए वो एक दूसरे से अलग रहते हैं, उतना ज़्यादा उनका प्यार एक दूसरे के लिए फिक्स होता जाता है, बढ़ता जाता है। नेक्स्ट स्टैंजा पर चलते हैं। हु लव्स अ मिस्ट्रेस ऑफ सच क्वालिटी। पोइट कह रहे हैं जो लवर ऐसी क्वालिटीज़ वाली प्रेमिका से प्यार करता है, हिज माइंड हैथ फाउंड अफेक्शंस ग्राउंड। अफेक्शन यानी कि प्यार,
उसका दिमाग प्यार का ग्राउंड पा लेता है, यानी कि उसके दिमाग में प्यार हमेशा के लिए बस जाता है। बियॉन्ड टाइम, प्लेस एंड ऑल मॉर्टैलिटी, और ऐसा प्यार टाइम, जगह और मौत की पहुंच से परे है, यानी कि टाइम, जगह और मौत का भी ऐसे प्यार पर कोई असर नहीं पड़ता है। ऐसा प्यार अमर होता है। टू हार्ट्स डेट कैन नॉट वेरी, वेरी का मतलब है बदलना। वो दिल जो कभी नहीं बदल सकते, यानी जिनका प्यार हमेशा सेम रहता है, उनके लिए एब्सेंस इज प्रेजेंट। उनके लिए वो गैर हाजिर होते हुए भी एक दूसरे के पास है, एक दूसरे के करीब है। टाइम डॉट टेरी, टेरी का मतलब है स्टॉप। जो टाइम होता है वो उनके लिए रुक जाता है, यानी कि प्यार करने वालों पर टाइम का भी असर नहीं पड़ता है। तो चलिए एक साथ पूरे स्टैंजा को समझते हैं। डन कहते हैं कि एक लवर को अपनी प्रेमिका से पूरे जुनून के साथ प्यार करना चाहिए। एक लवर की प्रेमिका की जो ग्रेट क्वालिटीज़ होती हैं वो उनके प्यार पर असर डालती हैं, उनके प्यार को मजबूत करती हैं। और जो बंदा ऐसी ग्रेट क्वालिटीज़ वाली प्रेमिका से प्यार करता है, उसका दिमाग प्यार को हमेशा के लिए पा लेता है, और वो प्यार टाइम, जगह और मौत की पहुंच से परे है, यानी कि ऐसे प्यार पर टाइम, जगह और मौत का कोई असर नहीं पड़ता है। ऐसा प्यार अमर होता है। जिन लवर्स के दिल कभी नहीं बदलते हैं, जिनका प्यार कभी नहीं बदलता है, उनके लिए वो एब्सेंस में भी एक दूसरे के साथ प्रेजेंट हैं, मौजूद हैं। और टाइम भी ऐसे प्यार के आगे रुक जाता है। टाइम का ऐसे प्यार पर कोई असर नहीं पड़ता है। कहने का मतलब ये है कि भले ही लवर्स एक दूसरे से बहुत ही लंबे टाइम के लिए दूर हों, लेकिन तब भी उनका प्यार पहले की तरह सेम रहता है। थर्ड स्टैंजा, माई सेंस वॉन्ट देयर आउटवर्ड मोशन। पोइट कह रहे हैं कि मेरे जो सेंसेस हैं वो अपने प्यार को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, जताना चाहते हैं। यानी कि पोइट अपनी प्रेमिका को अपनी फीलिंग्स, अपना प्यार एक्सप्रेस करना चाहते हैं, जो कि विच नाउ विद इन, जो कि पोइट अपने अंदर एक्सप्रेस कर रही हैं, जता रही हैं। क्योंकि पोइट की प्रेमिका उनके दिल में है, इसीलिए वो अपने प्यार, अपनी फीलिंग्स को अपने अंदर ही एक्सप्रेस कर रही हैं। अपनी प्रेमिका के साथ अपनी फीलिंग्स को वो दिल में ही एक्सप्रेस कर रही हैं। रीज़न डॉथ विन, रीज़न यानी कि अक्लमंदी, और इस तरह से, इस अक्लमंदी से मैंने, यानी कि पोइट ने अपनी चाहत को फुलफ़िल कर लिया है और जीत हासिल कर ली है। गाइस, पोइट अपनी फीलिंग्स को अपनी बिलवेड के साथ शेयर करना चाहते थे, जो कि उन्होंने अपने दिल में अपनी वाइफ के साथ एक्सप्रेस कर ली, और ऐसी अक्लमंदी से उन्होंने अपनी चाहत को पूरा करके जीत हासिल कर ली है। रीडबल्ड बाय सीक्रेट नोशन, नोशन यानी कि आइडिया। तो पोइट कह रहे हैं, और इस सीक्रेट आइडिया से मेरा प्यार उसके लिए डबल होता जा रहा है। लाइक रिच मैन दैट टेक प्लेजर इन हाइडिंग मोर देन हैंडलिंग ट्रेजर। प्लेजर का मतलब है खुशी, हैंडलिंग का मतलब है यूज़ करना, ट्रेजर का मतलब है ख़जाना। तो पोइट कह रहे हैं, जिस तरह एक अमीर आदमी को अपना ख़जाना खर्च करने से ज़्यादा उसे छिपाने में खुशी मिलती है, उसी तरह से एक सच्चे लवर को भी अपने प्यार को अपने दिल में छिपाने से खुशी मिलती है। पोइट ने यहाँ पर एक लवर के प्यार की कंडीशन को एक अमीर आदमी के ख़जाने वाली कंडीशन से कंपेयर किया है। तो चलिए पूरा स्टैंजा साथ में समझते हैं। तो पोइट कह रहे हैं कि पोइट अपनी प्रेमिका को फीलिंग एक्सप्रेस करना चाहते हैं, जो कि पोइट अपने अंदर ही एक्सप्रेस कर रही हैं, क्योंकि उनकी प्रेमिका उनके दिल के अंदर है, उनके दिल में है। तो पोइट अपनी बिलवेड के साथ अपनी फीलिंग्स अपने दिल के अंदर ही शेयर कर रहे हैं, और इस अक्लमंदी से ऐसा करके उन्होंने जीत हासिल कर ली, और इस सीक्रेट आइडिया से उनका प्यार डबल होता जा रहा है। जिस तरह से एक अमीर आदमी को ख़जाने को खर्च करने से ज़्यादा उसे छिपाने में खुशी मिलती है, उसी तरह एक सच्चे प्यार करने वाले को अपना प्यार दिल में छिपाने से खुशी मिलती है। इस स्टैंजा में पोइट का कहने का मतलब ये है कि एक लवर को अपना प्यार दुनिया वालों को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, दुनिया वालों के सामने एक्सप्रेस करने की, शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। और जो लोग शो ऑफ करते हैं, अपने प्यार का दिखावा लोगों के सामने करते हैं, उनका प्यार सच्चा नहीं होता है। जब लवर्स अपने प्यार को सीक्रेट रखते हैं, छिपा कर रखते हैं, तो उनका प्यार और भी ज़्यादा पावरफुल बन जाता है। और प्यार को सीक्रेट रखना भी एक अचीवमेंट है। एक रिच मैन अपना सारा पैसा छुपा कर रखता है, कोई भी इंसान नहीं जानता कि उसके पास कितना पैसा है। रिच मैन उस पैसों को संभाल कर रखता है, खर्च नहीं करता है, और उसे ऐसा करने में खुशी मिलती है। इसी तरह लवर्स ये सोचकर खुश होते हैं कि वो एक दूसरे से कितना ज़्यादा प्यार करते हैं, तो इसीलिए उन्हें अपना प्यार दूसरों के सामने एक्सप्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इनफैक्ट लव एक पर्सनल मैटर है, उसे पब्लिक नहीं करना चाहिए। बढ़ते हैं लास्ट स्टैंजा की तरफ, स्टैंजा नंबर 4।
बाय एब्सेंस दिस गुड मीन्स आई गेन। पोइट कह रहे हैं कि इस एब्सेंस से उन्हें कुछ बहुत अच्छा मिला है। दैट आई कैन कैच हर, कि मैं अपनी प्रेमिका को पकड़ सकता हूँ, छू सकता हूँ। वेयर नन कैन वॉच हर, जहाँ पर मेरी बिलवेड को कोई नहीं देख सकता है। इन सम क्लोज कॉर्नर ऑफ माई ब्रेन, मैं अपने दिमाग के किसी कोने में, देयर आई एम्ब्रेस एंड किस हर, उसे जब चाहे गले लगा सकता हूँ और किस कर सकता हूँ। एम्ब्रेस का मतलब है गले लगाना। एंड सो एन्जॉय हर एंड नन मिस हर, और इस तरह से मैं अपने प्यार को एंजॉय कर सकता हूँ और इसीलिए मैं उसे एक ज़रा सा भी मिस नहीं करूँगा। चलिए इस स्टैंजा की कंप्लीट मीनिंग समझते हैं। पोइट कह रहे हैं कि एब्सेंस से उन्हें कुछ बहुत अच्छा मिला है। एब्सेंस ने पोइट को कुछ अच्छा दिया है। अब क्या अच्छा दिया है? एब्सेंस की वजह से पोइट का प्यार और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है। पोइट की प्रेमिका एब्सेंस में भी पोइट के दिल में रहती है, उनके साथ है। पोइट जब चाहे उसे इमेजिनेशन में छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं, क्योंकि उनकी प्रेमिका उनके दिल में ही रहती है, तो वहाँ पर उनकी प्रेमिका को कोई देख नहीं सकता। दिमाग के किसी कोने में वो जब चाहे उसे गले लगा सकते हैं, किस कर सकते हैं, और इस तरह से वो अपनी प्रेमिका के साथ एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि उनकी बिलवेड उनके हर वक्त साथ है, इसीलिए वो उसे बिल्कुल भी मिस नहीं कर रहे हैं। पोइट ऐसा सोचते हैं कि लवर्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है कुछ वक्त के लिए एक दूसरे से अलग रहने में। इस दूरी से पोइट को मौका मिल रहा है कि वो अपनी बिलवेड की कंपनी को अपने माइंड में इंजॉय करें, इसीलिए उन्हें उसकी फिजिकल प्रेजेंस की नीड नहीं है, वो हमेशा उनकी मेमोरी में ही रहती है। पोइट उन्हें अपनी इमेजिनेशन में जब चाहे करीब ला सकते हैं, जब चाहे हक किस कर सकते हैं, और ऐसा करने में कोई भी उन पर ऑब्जेक्शन या गुस्सा नहीं कर सकता। तो एब्सेंस लवर्स के लिए कोई परेशानी की चीज़ नहीं है, बल्कि उनके लिए ब्लेसिंग है। होपफुली गाइस पोएम क्लियर हो गई होगी। पोएम के बारे में और थोड़ा जानते हैं। ये पोएम 24 लाइन्स की है। इसमें 4 स्टैंजाज हैं, 6 लाइन के। 6 लाइन के एक स्टैंजा को सेस्टेट बोलते हैं। तो इस पोएम में 4 सेस्टेट हैं। हर एक सेस्टेट में राइम स्कीम है ABB ACC। राइम यानी कि 2 लाइन जब सेम साउंड से फिनिश होती है तो उसे राइम कहते हैं। मैं आपको एक सेस्टेट में राइम स्कीम बता देती हूँ, उसी तरह से बाकी के 3 सेस्टेट में भी वही सेम राइम स्कीम फॉलो होती है। फर्स्ट सेस्टेट में देखिए, प्रोटेस्टेशन ऑल्ट्रेशन सेम साउंड है तो AA है, स्ट्रेंथ लेंथ सेम साउंड है तो BB है, मेटल सेटल सेम साउंड है तो CC है। तो ये थी राइम स्कीम ABB ACC। इसी तरह से बाकी के सेस्टेट में भी है। गाइस प्रेजेंट इन एब्सेंस ये एक मेटाफिजिकल पोएम है। मेटाफिजिकल पोइट्री के ऊपर वीडियो अपलोडेड है। अगर आपको मेटाफिजिकल पोइट्री के बारे में जानना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब देखते हैं कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच इस पोएम में यूज़ किए गए हैं। सबसे पहला फिगर ऑफ स्पीच तो पोएम के टाइटल प्रेजेंट इन एब्सेंस में ही है, पैराडॉक्स। गाइस पैराडॉक्स वो फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें एक ही जगह पर 2 ऑपोजिट बातें बोली जाएं। जैसे कि आप टाइटल में देख सकते हैं कि प्रेजेंट इन एब्सेंस मतलब गैर मौजूदगी में मौजूद होना। दोनों वर्ड एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, फिर भी एक साथ में हैं, तो यहाँ पैराडॉक्स है। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है इसमें पर्सोनिफिकेशन। गाइस पर्सोनिफिकेशन यानी कि जब किसी फीलिंग, इमोशंस या नॉन ह्यूमन थिंग को ह्यूमन की क्वालिटीज़ दे दी जाती हैं तो वहाँ पर्सोनिफिकेशन होता है। तो पोइट ने एब्सेंस को पोएम में इंसान की तरह दिखाया है, तो यहाँ पर एब्सेंस में पर्सोनिफिकेशन का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट हमें सिमिली का यूज़ भी देखने को मिलता है। गाइस सिमिली वो फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें 2 चीज़ों के बीच सिमिलैरिटी दिखाई जाती है, और सिमिलैरिटी या समानता दिखाने के लिए पोइट कुछ वर्ड्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि लाइक, एज, एक्सेट्रा। तो इस लाइन में देखिए, लाइक रिच मैन दैट टेक प्लेजर इन हाइडिंग मोर देन हैंडलिंग ट्रेजर। तो यहाँ पर पोइट ने एक अमीर आदमी की कंडीशन और एक लवर की कंडीशन में सिमिलैरिटी दिखाई है, और इस सिमिलैरिटी को दिखाने के लिए लाइक वर्ड का यूज़ किया है, तो यहाँ पर सिमिली है। अब थोड़ा सा इस पोएम के पोइट जॉन डन के बारे में भी जान लेते हैं। डन का बर्थ 22 जनवरी को 1572 में लंदन में हुआ था। ये एक मेटाफिजिकल पोइट थे। इन्होंने काफ़ी सारे सोनेट्स, लव पोएम्स, रिलीजियस पोएम्स, एलिजीज और सॉन्ग्स लिखे। इनके फेमस वर्क्स हैं डेथ बी नॉट प्राउड, अ वेलेडिक्शन, फॉरबिडन मॉर्निंग, द फ्ली एंड द गुड मॉरो। सो गाइस ये थी पोएम। टेलीग्राम चैनल पर आपको इस पोएम के लॉन्ग आंसर की PDF मिल जाएगी, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। होपफुली वीडियो हेल्पफुल होगी। वीडियो को लाइक शेयर करें, ढेर सारे कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।